हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम। और आज आप अपनी मैम अरुणा गुप्ता के साथ करेंगे 9th क्लास का समाज विज्ञान का मॉडल पेपर। यह आपका एक मॉडल पेपर है जो कि आपके मिड टर्म के लिए आपको दिया गया है। आपके एनसीईआरटी के द्वारा, डीओई के द्वारा आपका ये मॉडल पेपर आया है जो कि 25-26 सत्र का है। सत्र यानी कि जो आपका ये टर्म है 25 से लेकर 26 तक का, ये उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये आपको बताएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो आप पहली बार ये 9th का मिड टर्म दे रहे हैं, तो ये आपका 80 नंबर का आएगा और 3 घंटे का इसका समय होगा आपको करने का। और इसी ही पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम आएगा। तो आपको ध्यान से पहले जितने भी ये सामान्य निर्देश दिए हुए हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको देखने हैं। तो इसमें कुल आपको कितने प्रश्न मिलेंगे? 38 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो सभी क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है करने के लिए। प्रश्न पत्र 4 खंडों में आपके सेक्शंस होंगे, जो डिवाइड है आपके 4 खंडों में। पहला क है इतिहास, खंड ख मिलेगा आपको भूगोल का, ग जो है वह आपका मिलेगा राजनीतिक विज्ञान, और घ मिलेगा आपके अर्थशास्त्र से। जैसे कि आप सबको अपनी बुक्स के बारे में मालूम है कि आपकी बुक्स 4 किताबें आपके जो है सिलेबस में है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सेक्शन वाइज आपको पेपर मिलेगा। प्रत्येक खंड 20 अंकों का होगा और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, इसमें लघु उत्तरीय भी होंगे और दीर्घ भी होंगे, और केस जो आधारित है प्रश्न, यानी केस स्टडी पे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये पैटर्न चेंज हो गया है लास्ट ईयर से। अब जो है ये पैटर्न अब चेंज मिलेगा आपको इसमें। अति लघु उत्तरीय जो आपको जो 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे वो 2 अंक के होंगे। 1 या 2 लाइनर्स के होंगे जो अति लघु होंगे, जिसमें आप 1 वर्ड या 2 लाइनों में इसका आंसर पूरा कर सकते हो। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, और कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा भी होगा तो भी आपको अपने 2 ही नंबर मिल रहे हैं, तो इसलिए आप शब्दों की सीमा का ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चंस के आंसर को दीजिएगा। फिर आपका जो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 3 नंबर के होंगे। प्रश्न का उत्तर 8 शब्दों से उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होगा फिर वही कि आपको 3 से ज़्यादा तो नंबर मिलेंगे नहीं, तो आप करोगे क्यों इतना? आप उतना कीजिएगा जितना वो आपसे पूछे। 5 नंबर का जो होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जो कि 5 अंक का होगा, यानी 5 नंबर का होगा। इसके अंदर आपको 120 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। अभी केस आधारित प्रश्न में 3 उप प्रश्न है, यानी आपको एक स्टैंजा दे दिया गया है और उसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो 3 जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हाँ, तो ये 3 क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, जिसमें कि आपका 1-1 नंबर का होगा, और नीचे का जो आपका थर्ड क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। कम भले ही हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो भी नंबर उतने ही मिलेंगे। मानचित्र आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे, वो 5 अंक के होंगे। दो जो इसमें भी 2 खंड किए गए हैं, खंड क और खंड ख। ये इतिहास के 2 अंक का आपको मिलेगा, यानी हिस्ट्री का जो आपका होगा वो 2 नंबर का मैप आएगा, और जो आपका ज्योग्राफी का आएगा वो 3 नंबर का मैप में आपको देखने को मिलेगा इसमें। फिर आप इसके निर्देशों में देखेंगे, प्रश्न पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है, यानी कि अथवा करके आपको क्वेश्चंस में ही दिया गया है कि जैसे 9 का है तो अथवा करके आपको 9 में क और ख दे दिया और आपको उसमें से एक करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 4 में से 5, मतलब 5 में से 4 करोगे या 4 में से 3, ऐसा इसमें आपको नहीं दिया गया है। हालांकि कुछ प्रश्नों के में जो है आपको आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही आपको उत्तर का चयन करना है। आप सबको मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो 4 ऑप्शंस उसमें दे दिए जाते हैं, उसमें से एक जो करेक्ट होता है वो आपको टिक करना होता है। इसके अतिरिक्त एक नोट आपको देखने को इस पेपर में मिलेगा, जो दृष्टि बाधित यानी जो विजुअली एम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए ये है। ऐसे प्रश्नों के स्थान पर पृथक प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें दृश्य संकेत या मानचित्र आधारित जानकारी होती है। ऐसे प्रश्न केवल उन्हें करने हैं जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी हैं,
उन्हें ही करने हैं जो कि आपके विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, आपको इसका लेके चलते हैं खंड क में, जो कि हिस्ट्री का है, और 20 नंबर का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हिस्ट्री का। ये देखिए इतिहास का, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1789 यानी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में निम्नलिखित में से किससे कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। तो आपको जब ये चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया है तब वहाँ बताया था कि फ्रांस के अंदर जो टैक्स लगाया जाता था वो किसके द्वारा लगाया जाता था। तो फ्रांसीसी सम्राट, या फिर जो स्टेट जनरल थी वो, नेशनल असेंबली, या फिर जनता को। तो ये अधिकार प्राप्त था स्टेट जनरल को। फ्रांस की मुद्रा का नाम बताना है जो कि 1794 में समाप्त कर दी गई थी। तो ये कौन सी मुद्रा है, ये मुद्रा है आपकी लिब्रे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, गुज्जर बकरवाल घुमंतु चरवाहा समुदाय किस राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं। तो आपको बताना होगा इसके अंदर, और आप इस मॉडल पेपर से समझ सकते हैं कि आपको किस टाइप का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। और बच्चों अगर आपको समझा मतलब मैं समझा पा रही हूँ अच्छे से, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। तो इसमें देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पर हमें गुज्जर बकरवाल घुमंतु चरवाहा देखने को मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें जम्मू और कश्मीर में। तो डी क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4th नंबर का है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैकोबिन क्लब के सदस्यों को सो कुलात के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही है। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसमें होगा हमारा ए, कथन ए। कारण आर दोनों सही है, और कारण आर जो संकल्पना है उसकी सही व्याख्या करता भी है। तो ये दोनों इस जो है बिल्कुल सही है, और इसका आंसर भी हमारा ए है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन 2 मार्क्स में दिया हुआ है, जो कि ऊपर आपको बताया था कि 40 शब्दों से ज़्यादा इसका आंसर नहीं होना चाहिए। तो इसमें है, कोंकणी किसान धंगर चरवाहा समुदाय के आगमन से किस प्रकार से लाभान्वित होते हैं। तो आप यहाँ पर इसके आंसर को देखिएगा, और मैं यहाँ पे आपके लिए लिख करके भी लाई हूँ कि कोंकणी किसान धंगर चरवाहा जो समुदाय है वो कैसे जो है लाभान्वित होते हैं किसके आने से। कोंकणी किसान जो है, कोंकणी किसान यानी कि जो गोवा के किसान हैं, और जब धंगर चरवाहा समुदाय वहाँ पर आता है तो उनके आने से किस प्रकार से लाभान्वित हुए हैं। ये विश्व नहीं है, किस है। तो बेटा ये इस तरीके से आप इसको देखिएगा, किस प्रकार से लाभान्वित होते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर इसके आंसर को, धंगर अक्टूबर, धंगर यानी धंगर जो चरवाहा समुदाय है, अक्टूबर से नवंबर में चारा की कमी होने की वजह से, जो उनके भेड़ बकरियों के लिए चारे की कमी हो जाती है, उसके कमी होने की वजह से ये क्या है, महाराष्ट्र के मध्य पठारों से चल पड़ते हैं। वे कोंकण में जाकर डेरा डालते हैं। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खूब खेती होती है। कोंकणी किसान इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। कोंकण के किसानों को रबी की फसल के लिए अपने खेतों को दोबारा से उपजाऊ बनाना होता है। जो कोंकण के किसान हैं वो रबी की खेती यानी जो सर्दियों में खेती होती है, जो आपको पता है कि अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक रहती है, तो इस खेती के लिए उन्हें अपने जो खेत हैं उनको उपजाऊ बनाना है। जिसमें कौन मदद करते हैं, ये जो धंगर समुदाय के जो पशु होते हैं, जो ये मवेशी अपने खेतों में लेकर के जाते हैं चरवाने के लिए, वो इनकी बहुत मदद करते हैं उपजाऊ बनाने के लिए। धंगरों के मवेशी खेतों में बची रह गई जो ठुंट होती है, यानी कि जो बची कुची फसल होती है, फसल के जो सूखे हुए या फिर जो उनके जो कचरा होता है, कचरा कह सकते हैं, ठुंट जो है उसको खाते हैं, और खाते हुए घूमते भी हैं, और साथ में जो खेत हैं उनमें अपनी गोबर भी मतलब मीन्स की वो अपना गोबर करते हैं, और गोबर जो है खाद का काम करती है मिट्टी के अंदर। तो अब आगे इसका आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर है आपका
जो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर 6 लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में मध्यम वर्ग की भूमिका का वर्णन आपको करना है। तो इसमें मैंने आपके लिए लेके आई हुई, रिटर्न में है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। हालांकि ये 2 नंबर में क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा इसको। तो ये आप देखेंगे कि ये 6 नंबर का आंसर है। फ्रांसीसी क्रांति में मध्यम वर्ग या बुजुर्गा वर्ग ने क्रांति के बौद्धिक और राजनीतिक आधार मान तैयार करने, आर्थिक स्वतंत्रता की मांग करने और संवैधानिक सरकार और समान अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? ये फ्रांसीसी क्रांति का जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। इसी को हम क्या कह रहे हैं? बुजुर्गा वर्ग कह रहे हैं, जो कि बौद्धिक और राजनीतिक आधार पर तैयार है, आर्थिक स्वतंत्रता की मांग करने लगे हैं, संवैधानिक सरकार और समान अधिकारों की वकालत करते हैं कि हमें संविधान के अकॉर्डिंग हमें जो है सरकार चाहिए और हमें सबको, नागरिकों को समान अधिकार भी चाहिए। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने मानदेय के जो ये ज्ञानोदय यानी कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के विचारों को फैलाया है। राष्ट्रीय सभा के गठन में जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है? वो किया है बुजुर्गा वर्ग ने, यानी मध्यम वर्ग ने। और कानून के समक्ष समानता, सामंती करों के उन्मूलन जैसी सुधारों की मांग करके पुरानी व्यवस्था को उन्होंने चुनौती दी है। अब इसमें भी हम कुछ पढ़ लेते हैं। अगर ये 5 मार्क्स में आपके आता है तो उसमें क्या देखेंगे कि मध्यम वर्ग की भूमिका के कुछ बिंदु हैं, जैसे कि बौद्धिक नेतृत्व, आर्थिक मांगे, राजनीतिक अधिकार, पुरानी व्यवस्था को चुनौती, क्रांतिकारी कार्यों का समर्थन, राष्ट्रीय सभा का गठन। अगर आपसे ये 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपके लिए इतने पॉइंट अगर आप लिख के आएंगे तो आपका जो है, आपको 2 में से 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और संक्षेप में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसके लिख करके आएंगे। मध्यम वर्ग क्रांति का एक प्रमुख चालक था, जिसने अपनी शिक्षा, धन और ऊर्जा का प्रयोग सामाजिक और राजनीतिक सुधार को लाने और फ्रांस को एक अधिक लोकतांत्रिक समाज बदलने के लिए किया था। यानी इससे आप जो है समझ गए होंगे कि जो मिडिल क्लास लोग थे उनकी क्या भूमिका फ्रांस की क्रांति में रही है। अब आप बेटा यहाँ पर देखिए सभी बच्चे कि मैंने आपको 5 और 6 इन दोनों को सॉल्व कर दिया है। अब 7 नंबर पे आते हैं, जो कि हमारा 5 मार्क्स का आपको मिलेगा। और मैंने आपको क्वेश्चन जो है ये वाला, जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में मध्यम वर्ग की भूमिका का वर्णन करना है, तो ये आपने देखा वहाँ पर 5 मार्क्स के हिसाब से मैंने आपको आंसर कर दिया। अगर आपको 2 नंबर में पूछता है, 3 नंबर में पूछता है, तो संक्षेप में भी आप दे सकते हैं, पॉइंट्स को भी आप उसमें बता सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन जो मैंने वहाँ पे टाइप किया है तो उसमें ये विश्व नहीं लिखना था आपको, किस प्रकार मैंने बताया, तो ये मिसप्रिंट था वहाँ पर, कोई बात नहीं, ऐसा टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है। अभी आप 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर वहाँ देखेंगे, तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार यहाँ पर, फिर आंसर हम बता देंगे। रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का काल क्यों कहा गया है, और इसके आपको वर्णन करना है, ये 7 नंबर का। और ए और बी, ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर है, जिसमें से आपको एक का आंसर करना होगा। ये देखिए अथवा करके इसने दिया हुआ है। तो बी है, फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर पड़े किन्हीं 5 प्रभावों की आपको व्याख्या करनी है। तो इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर को हम लिखित में देखते हैं। बेटा आप सभी देखिए यहाँ पर, आतंक का काल क्यों है वो, ये मैंने यहाँ पर इसका क्वेश्चन का नंबर भी लिखा हुआ है। रोबेस्पियर ने 1793 में फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी कि जो रोबेस्पियर है 1793 में उसने फ्रांस को अपने अंडर में कर लिया। 1793 से 94 तक के बीच में रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। यानी कि पूरा का पूरा फ्रांस जो था उसके अंडर में आ गया, और वो जो दंड की नीति थी, यानी किसी को सजा देने की नीति उसकी बहुत सख्त थी। उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले विरोधी होते थे या उसके पार्टी के सदस्य होते थे, तो उनको क्या करता था, वो मौत की सजा सुना देता था। इन्हीं शक्तियों के कारण 1793 से यानी 1793 से 1794 के बीच का जो जितना भी शासनकाल रोबेस्पियर का रहा है, वो सब क्या कहलाया है, वो कहलाया है आतंक का राज।
और बाद में इसको भी फांसी की सजा दे दी गई थी, जो इसी के ही इल्जामों में फंसा करके वहाँ के जो फ्रांस के लोग थे, नागरिक थे, उन्होंने न्यायपालिका में उसकी शिकायत करके इसको भी जो है फांसी के फंदे पर लटकवा दिया था। अब 7 नंबर का बी देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर 5 प्रभाव बताने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए 5 जो है ये आपको वैसे 5 नंबर में करना है, तो आप इसको एक्सप्लेन करके वहाँ पर बताएंगे। मैं आपके लिए शॉर्ट में लिखा हूँ फिलहाल। सामंती विशेषाधिकारों का अंत, या आप हेडिंग डालेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर स्वतंत्रता का आदर्श क्या है, समानता का सिद्धांत, और लोकतंत्र की भावना और लोकतंत्र का विचार। अगर यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आता है तो आप इतने पॉइंट भी लिख के आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और इन्हीं को 5 नंबर के लिए आपको एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं अनुच्छेद। इस अनुच्छेद को देखिएगा, हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। यानी कि जो हिंदुस्तान से जो वन के जो प्रोडक्ट था वो अगर उसका व्यापार होता था तो कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारों आदि घुमंतु समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोये और हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद, राल के व्यापार से के मतलब बहुत सबूत ऐसे मिले हैं जो मध्यकाल से जो है आदिवासी लोगों के जो समुदाय है वो वनों के व्यापार को करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में चला गया था। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों की व्यापार की इजारेदारी, यानी कि इजारेदारी का मतलब है कि उनको उसकी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर परमिशन दे दी, सौंप दी थी, उत्तरदायित्व या फिर आप इसको जिम्मेदारी कह लीजिए। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गईं। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के जो कोयम्बटूर, कच्छ व येरकून जैसे अनेक चारागाह और घुमंतु समुदायों ने जो है समुदाय जो थे वे अपनी जीविका से हाथ धो बैठे थे। अब ये क्या है, प्रेसिडेंसी के कोयम्बटूर, कच्छा, येरुकन के जितने भी घुमंतु समुदाय थे उनकी जो जीविका थी वो खत्म हो गई। अर्निंग, जीविका यानी अर्निंग, इनमें से कुछ को आपराधिक कबीलों का कहा जाने लगा, और ये सरकार की निगरानी में क्या करते थे, खदानों और खानों व बागानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए थे। यानी अपने जो उनका काम था आदिवासियों का, अपने जंगल से सामान लेना बेचना, वो अब सरकार के अंडर में आ गया और वो अपने ही घर से बेघर हो गए, और बल्कि इन्हें क्या करनी पड़ रही है, अब ये मजदूरी करनी पड़ रही है अंग्रेजों के निगरानी में उनके खदानों और खानों और बागानों के लिए। इसके क्वेश्चन का आंसर देखिए, किन वन उत्पादों का व्यापार अंग्रेजों के आगमन से पहले भी किया करते थे या किया जाता था। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि मध्यकाल से, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, से ही आदिवासी समुदाय जो बंजारा थे वो क्या करते थे, हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोये, हाथी दांत, बांस, मसाले, जो बांस थे, बांस का जो पेड़ होता है, बम्बू जिसे हम बोलते हैं, रेशे, घास, गोंद, राल के व्यापार के इनके सबूत मिले हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ तक आपको होने के बाद में, कि अंग्रेजों के आगमन के बाद इस व्यापार में क्या परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय कंपनियां जो थी वो विशेष इलाकों में वन उत्पादों में व्यापार की जो है उन्हें इजारेदारी मिल गई थी, और उसके बाद में इजारेदारी मिल गई थी। अब क्या हुआ है, अब ये देखेंगे हम इन परिवर्तन, यहाँ से आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ तक 2 नंबर का। इन परिवर्तनों का निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप देखो कि यहाँ से आप देखो स्थानीय लोगों से, ये 3 नंबर का होगा, स्थानीय लोगों से यहाँ पर, और आपका इस प्रकार ये जितने भी लोग थे अपने अपराधी करो, और यहाँ तक आपका आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम इसमें लाए हैं आपके लिए मानचित्र यानी कि जो मैप है आपका वो देखोगे। इसमें आप फ्रांस की राजधानी और आपको दास व्यापार
से संबंधित जो है वो शहर भरना है। तो इस मैप को देखिए, ये आपका दो ए और बी पार्ट करके दिया हुआ है, देखा, ये ए और बी पार्ट करके दिया हुआ है। इसमें हमने यहाँ पर आपको मैप भी दिखाया। फिर ये देखिए, इसमें देखिएगा आप मैप अपना, ये फ्रांस की क्रांति, फ्रांस के मानचित्र को ये दिखाया है, पूरे को दिखाया है आपको, ठीक है। इसमें 4 आपको दिखा दिए फ्रांस के मैप में। बॉर्डेक्स दिखा दिया आपका, ये रहा। नान्ते दिखा दिया आपको, और पेरिस दिखा दिया, और मार्सिलेस दिखा दिया है। लेकिन अभी आपसे उसने क्वेश्चन पूछा है कि फ्रांस की राजधानी, तो आप सब जानते हैं फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है आपसे दास व्यापार से संबंधित शहर, तो वो कौन सा शहर है, वो है आपका बी पॉइंट में यहाँ पे आपको करके दे रखा है बॉर्डियोक्स, यानी ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट आपका ये रहा। ओके, अब आपके दूसरा क्वेश्चन को लेकर के चल। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ये विकल्प दिए हुए हैं आपको और इसमें से सही और गलत का आपको जो है चूज करना है। तो अभी कथन ए पढ़ लेते हैं डायरेक्ट ही, कि भारत का उत्तरी मैदान अधिक उपजाऊ है। भारत के उत्तरी मैदान का सबसे जो विशालतम भाग जो है वह खादर वाले इलाके का है। तो बेटा ये बिल्कुल सही बात है कि भारत का उत्तरी मैदान अधिक उपजाऊ है, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि विशालतम भाग जो है वो खादर का नहीं है, बांगर का है। बांगर यानी कि कंकड़ी मिट्टी, या फिर आप कहेंगे जिसमें ज़्यादा उपजाऊ शक्ति नहीं होती है। और जो बांगर का ये है जो उत्तरी का मैदान है, और खादर होती है जो उपजाऊ होता है। तो इस हिसाब से ये गलत है। तो अभी आप इसमें ऑप्शन देखेंगे कि ये सही, सी सही हो जाएगा। अभिकथन सही है ए, और कारण इसका गलत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11। आप देखोगे यहाँ पर भारत के भौतिक स्वरूप, तो भौतिक स्वरूप की आपको पहचान करनी है और आपको बताना है। यहाँ पर आपको 3 दी गई हैं ये पॉइंट, और इन तीनों पॉइंट से पहचान करना है कि इसमें कौन सा है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार के किनारे एक संकीर्ण पट्टियों के रूप में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। आपको ये पता है कि ये क्या है, प्रायद्वीप का पठार यहाँ पे होगा, ये हमारा दक्षिण भारत है, और ये तटीय इसका मैदान है यहाँ पर भारत का। ये जो पार्ट है ये तटीय मैदान है। ये अरब सागर में से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैले हैं, बिल्कुल सही बात है। ये आपका अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी तक फैले हुए हैं। और यहाँ बहने वाली जो नदियाँ हैं उनमें से एक नदी है कावेरी, ये भी बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार की है ये। तो आप यहाँ पर देखोगे इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, कि प्रायद्वीपीय पठार की ये जो है पहचान है। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन है इसमें 12 नंबर का, लूनी नदी कहाँ पर बहती है। तो हम देखेंगे लूनी नदी भारत के मरुस्थल यानी राजस्थान के इलाके में बहती है। फिर आप 13 है आपका, भारत का पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है, तो नेपाल है, ए सही है बिल्कुल इसका। आप इसके 14, 15 और 6 जो आपका 16 क्वेश्चन नंबर है ये आपको मैं रिटर्न में दिखाऊंगी। 17 और 17 तक मैं आपको जो है रिटर्न में आपको दिखाती हूँ। आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका होगा, सिंधु नदी तंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये विशेषताएं हैं, यह एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कौन सी, सिंधु नदी तंत्र जो है एशिया में जितनी भी लंबी नदियां हैं उनमें से एक सिंधु नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2080 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर गिरती है। और इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। 15 क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन है आपका, भारत के भौगोलिक विस्तार का आपको वर्णन करना है। तो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है आपने बुक में पढ़ा होगा 32 लाख, लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसका जो एक्चुअल बिल्कुल सही डाटा है वो भारत एक 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
और गोलार्ध भी आप सबको मालूम है, ये हमारी पृथ्वी है और ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर। जो ऊपर का पार्ट है और ये आधा पार्ट है, ये गोलार्ध कहलाता है, गोले का आधा भाग। गोले का आधा भाग ये जो है आपका नॉर्थन हेमिस्फेयर है, जैसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध, और नीचे है आपका दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फेयर। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 टाइम, यानी ये समय बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं। यहाँ से ये जो आपका दिख रहा है ये मिनट है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक ये फैला हुआ है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरी है, जबकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। यानी हमारा जो भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग है, ये यहाँ पर किससे घिरा हुआ है? अरब सागर से, ये आपका बंगाल की खाड़ी से, और ये बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी, और ये पूरा इलाका है हिंद महासागर। तो आप इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले। अभी हम इससे अगला क्वेश्चन, इसमें एक पॉइंट और रह गया, इसको भी देख लेते हैं। यह है इसकी भौगोलिक विविधता में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पर्वत, मैदान, पठार, रेगिस्तान और द्वीप आदि इसमें सम्मिलित है। इसी में हम अब आगे आपके देखते हैं। यह है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन का। तो 16 नंबर का क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए। हिमालय की नदियों की विशेषताएं बतानी है। हिमालय की नदियों की मुख्य विशेषता यह है कि ये 12मासी नदियां हैं, जिन्हें ग्लेशियरों और बर्फ के पिघलने वाली जो जितना भी पानी है वो मिलता है। हिमालय की नदियों को पानी जो हम कहते हैं कि सदाबहार नदियां हैं या 12मासी नदियां हैं, तो इन नदियों को पानी कहाँ से मिलता है? ग्लेशियरों से मिलता है। जो हिमालय पर बर्फ जो पड़ी हुई होती है, उस बर्फ के पिघलने से इन नदियों को हमेशा पानी मिलता रहता है। इनका मार्ग लंबा होता है और ये अपने तीव्र ढालों के कारण गहरी घाटियां भी बनाती हैं। जो हिमालय की नदियां हैं, कटाव और गाद यानी कि जो अवसाद है उसकी जो अधिक परिवहन करती हैं, यानी वे कटाव इनका ज़्यादा है पहाड़ों की वजह से, नदियों का आते आते पहाड़ की वजह से एकदम से इनको टर्न भी होना पड़ता है, कटाव यानी मोड़ ज़्यादा हैं। और ये जो गाद है, जो ये अपने साथ अवसाद लेके आती हैं पहाड़ों से, ढलान की वजह से ये ज़्यादा दूर तक अपने अवसाद को लेकर के चलती हैं। नदियाँ बड़े पैमाने पर मैदानों में डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये क्यों करती हैं? क्योंकि ये जितने भी गाद है ये ढलान से लाने के बाद में जब ये मैदान पर बहने लगती हैं ऐसे, तो ये सारा अपना जो जितना भी ये अवसाद है कहाँ पर छोड़ के जाती हैं? ये प्लेन एरिया पर छोड़ के जाती हैं, यानी मैदान में छोड़ के जाती हैं। और इसी वजह से जो ये अवसाद है ये क्या कहलाता है? प्लेन पर आकर के ये डेल्टा बनता है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। सिंचाई व जहाज रानी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हिमालय की नदियां हैं। जहाज रानी है, जहाज का जो आना जाना है, व्यापार है, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। अब इसमें अथवा करके आपको दिया हुआ है, 16A आपको करना है या फिर 16B। तो 16B का क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं। अभी आपसे हिमालय नदी की उसने विशेषताएं पूछी हैं। अब इसने जो है पूछा है आपसे प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण की जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में। प्रायद्वीपीय नदियां पुरानी और परिपक्व होती हैं, जिनका प्रभाव मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। ये अक्सर मौसमी होती हैं, ये 12मासी नदियां नहीं होती हैं, ये मौसम के अनुसार बहती हैं। ये नदियां आमतौर पर पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, साथ में ये डेल्टा भी बनाती हैं। और नर्मदा और तापी जैसी कुछ नदियां हैं जो पश्चिम में यानी अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। इनकी घाटियां कैसी हैं? उथली हैं, यानी ये ज़्यादा गहराई वाली घाटियां नहीं हैं। इनमें नदी बेसिन हिमालय
जो नदियां हैं उनकी तुलना में छोटे होते हैं। यानी नदियों का जो बेसिन है वो हिमालय की नदियों की तुलना में छोटा होता है। अब हम 70 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ए पार्ट देखेंगे हम। ये भी ए और बी में है, अथवा करके आपको दिया हुआ है। तो नदी प्रदूषण को खत्म करने के कुछ उपाय आपको बताने हैं। पर्यावरण अनुकूल और सड़ने योग्य सफाई पदार्थों का उपयोग करके आप नदी के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जल निकायों, जल के निकलने की अगर आप उसकी अच्छी से व्यवस्था करेंगे, उनको साफ रखेंगे, तो भी आप जल के जो नदी का प्रदूषण है वो खत्म होगा। कचरे का अनुचित निपटान, यानी सारा कचरा नदी में न बहाकर आप उस कचरे को सही से उसका निपटान कीजिए, उसको आप रीयूज कीजिए या उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए पहले ही, जो आसपास की नदियों को जो है वो प्रदूषित करता है। फिर आप इसमें एक और पॉइंट देखेंगे, पानी में जितने भी जहरीले पदार्थों को जाने से रोकना हमारा काम है कि हम पानी में जितने भी जहरीले पदार्थ हैं उनको ना जाने दें, कूड़ा ना फैलाएं, उचित कूड़ेदानों का इस्तेमाल करें और जितना भी हमारा कूड़ा है उसको रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण उसका करें। 17B का आंसर आप यहाँ देखोगे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या महत्व है। तो आप सबको ये मालूम है कि नदियाँ हमारे जीवन के लिए जीवनदायिनी हैं, जल का स्रोत है, मीठे जल का, जिन्हें हम पीने में यूज करते हैं। तो अब इसके बारे में जानो। नदियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, कृषि के लिए, औद्योगिक जितने भी उपयोग हैं, परिवहन के लिए, जल विद्युत यानी जल से जो बिजली बनाई जाती है, उत्पादन और जल विद्युत उत्पादन, ये पूरा एक वर्ड है, मत्स्य पालन यानी मछलियों का पालन, पर्यटन के लिए माध्यम से महत्वपूर्ण है। ये सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति भी करती हैं और उद्योगों को कच्चा माल और पानी प्रदान करती हैं। यानी उद्योगों को कच्चा माल जो जितना भी है खनिजों के रूप में या नदियों के जो जीव जंतु हैं, मछली, ये पालन वगैरह के रूप में, तो ये जो है कच्चा माल भी प्रदान करती हैं और साथ में पानी भी देती हैं। सामानों के परिवहन का एक सस्ता साधन नदियां हैं। बिजली उत्पादन में भी ये मदद करती हैं और मत्स्य पालन और पर्यटन को भी ये बढ़ावा देती हैं। फिर आप देखो 18 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर है दिया हुआ, मानचित्र आपको दिखा रखा है। इस मानचित्र में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे भारत के राजनीतिक जो रेखा चित्र है, मानचित्र है, उसमें किन्हीं 3 चिन्हों को हम बताएंगे, लेकिन मैंने आपको मैप पे चारों बताए हैं। सलाल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध और नागार्जुन बांध। आपको जो भी आपको पूछा जाए वो आपको वहाँ पर फिल करना होगा। आप भारत का मैप देख सकते हो। यहाँ सलाल है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में टिहरी, और यहाँ मिलेगा उड़ीसा में हीराकुंड, और इधर मिलेगा आपको नागार्जुन डैम यानी बांध। और फिर आपको मिलेगा आपका नेक्स्ट खंड, ये आपका राजनीति विज्ञान से है। इसके भी हम देख लेते हैं, बहुविकल्पीय को पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा जो चुनाव हुआ व्यक्ति होगा वो किसी वंश का नहीं होगा, किसी राज खानदान का नहीं होगा। तो ये कौन से उसमें नहीं होगा, गणराज्य में, पंथ निरपेक्ष में, प्रभुत्व संपन्न या फिर न्याय में। तो ये जो गणराज्य है यहाँ पर ये होगा, जिसे हम राष्ट्रपति भी कहते हैं। लोकतंत्र के संदर्भ में 20 नंबर का आप देखो, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का जो सही विकल्प आपको करना है, यहाँ पर ये पढ़ने हैं आपको और आपको सही विकल्प करना है। तो इसमें आपको पढ़ो, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, कानून का राज और अधिकारों का आदर, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। तो अब आप ये तीनों ही सही हैं, इसका आंसर होगा डी। सही मिलान आपको करना है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें है आपका पिनोशे जिम्बाब्वे के आपको दिखाए हैं, फेर्डिनांड मार्कोस चिली, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान और रॉबर्ट मुगाबे जो है वो फिलीपींस के आपको यहाँ पर दिखाए हैं। तो सही उत्तर होगा इसका परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे हैं, सेना प्रमुख भी थे ये। और अब ये 22 नंबर का है, इसे देखिए, कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में गलत होगा। तो कौन सा होगा,
भारतीय संविधान समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। भारतीय संविधान राजतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। और भारतीय संविधान अपने नागरिकों में बंधुता के विकास पर बल देता है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो गलत है इसके अंदर वो है भारतीय संविधान, ये बी जो है गलत हो जाएगा। 23 नंबर का है, आपको ये कथन और कारण का है, ए और बी पढ़कर चयन करने हैं। तो अभिकथन है इसका ए, दक्षिण भारत का है, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर बहुत अत्याचार हुए हैं। बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका के शासक रंग भेद में विश्वास नहीं करते थे। ये बिल्कुल गलत है। जो यहाँ के शासक थे, जो अंग्रेज आए थे, वो रंग भेद में विश्वास करते थे। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी। कौन सा होगा? बी आपका सही आंसर होगा कि कथन ए और आर, नहीं बी नहीं होगा, सॉरी, ये आपका होगा सी। सी, ठीक है, कि ए सही है और आर गलत है। 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किस देश में जारी किया गया था? तो ये किया गया था पाकिस्तान में जारी किया गया था। और इसी के साथ अब आप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके रिटर्न के लिए दिए गए हैं 25, 26 और 27। ये क्वेश्चन को मैं आपको रिटर्न में दिखाती हूँ। लोकतंत्र निर्णय में लेने में जो गुणवत्ता में सुधार करता है, या लोकतंत्र की 3 मुख्य विशेषताएं, ये आपको मैं अपना रिटर्न वाला दिखाती हूँ। आपका ये 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर, लोकतंत्र में निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधारता है। उपयुक्त कथन के साथ इस कथन की पुष्टि करनी है। तो लोकतंत्र में निर्णय लेने की गुणवत्ता में सार्वजनिक भागीदारी बिल्कुल जरूरी है। विचारों का समावेश, जवाबदेही, पारदर्शिता, स्वतंत्र संस्थानों का होना शामिल है। बिल्कुल सही बात है। जो इसे विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए, यानी कि जो अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, उनके लिए समावेशी और न्याय संगत बनाता है। लोकतंत्र की ये मुख्य विशेषता है। यह त्वरित यानी तेजी से और गैर जिम्मेदाराना निर्णयों की संभावना को कम करता है। यानी कोई जल्दी से अगर कोई निर्णय लेना चाहे या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाकर ऐसे ही निर्णय लेना चाहे, तो इस लोकतंत्र के अंदर अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पर ये संभावना कम होती है, जिससे अधिक सूचित और संतुलित निर्णय लिए जा सकते हैं। संतुलित यानी बिल्कुल सही सही निर्णय। फिर इसका 26 क्वेश्चन है, लोकतंत्र की 3 मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर 3 मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं कि जनता का शासन, उसके नागरिक अपने नेताओं को चुनते हैं। जनता का शासन है जिसमें नागरिक अपने नेताओं को चुनेंगे, पहला हो गया। फिर ये दूसरा हो गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे यहाँ पर, जो नियमित और पारदर्शिता होती है, जिसमें स्वतंत्र चुनाव होते हैं। तो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षण यहाँ पर होता है, और जिसमें अभिव्यक्ति, यहाँ पर आप इसको तीसरा पॉइंट डाल सकते हैं, अभिव्यक्ति, सभा और धर्म की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार यहाँ पर शामिल हैं। आप फिर इसके बाद देखेंगे, देखिए 26 के बाद में आप 27 के 2 पार्ट देखेंगे, जो कि आपको ए पार्ट यहाँ पर दिया गया है, फिर अथवा करके दिया है। तो अथवा करने का मतलब आपको एक पॉइंट इसमें करना होगा, एक क्वेश्चन करना है, ए करिए या फिर बी कीजिए, लेकिन मैंने दोनों सॉल्व करे हैं तो आप दोनों देख लीजिए, दोनों में से एक आपको करना होगा। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों की व्याख्या करनी है। तो भारतीय संविधान के मूल्यों की जो व्याख्या है वो कैसे होगी? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, भारत में जितने भी मूल्य हैं, संप्रभुता और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। इसका अर्थ है किसका? संप्रभुता का, कि भारत एक स्वतंत्र देश है और अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के निर्णय लेने की पूरी तरह से वो स्वतंत्र है। समाजवाद में यह राज्य की एक ऐसी नीति को दर्शाता है जो धन और संसाधनों के वितरण में समानता को बढ़ावा देती है। फिर धर्मनिरपेक्षता है, तो इसका अर्थ ये है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी जितने भी धर्म है वो, जो धर्म है वो सभी को समान मानते हैं।
एक लोकतंत्र गणराज्यत्मक राज्य है, ये गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक भारत एक गणराज्य है जहाँ राष्ट्र का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति होता है। ये वंशानुगत नहीं होता है, और बल्कि ये क्या होता है, ये इलेक्टेड होता है, चुना जाता है। न्याय, यहाँ पर न्याय, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल होता है। स्वतंत्रता है, यह सभी नागरिकों को विचार और अपने अभिव्यक्त जितने भी वो अभिव्यक्ति है उसकी, जो अपने वो बोलना चाहता है, बताना चाहता है, उसका विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है। समानता में आप देखोगे तो इसका मतलब यह है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना जाता है और उन्हें जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं उनके साथ किया जाएगा। बंधुता आप देखेंगे, बंधुता में है, इसका उद्देश्य भारत के लोगों की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, जिसमें समान जितने भी समाज में सद्भाव और एकता है वो बनी रहे। फिर आप यहाँ पर 27 का बी वाला पार्ट भी देखिएगा, इसको भी आपको अथवा करके दिया गया है। किसी भी देश को अपने लोकतांत्रिक संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? अपने उत्तर के समर्थन, मतलब इसके समर्थन में आपको आंसर देना है। तो संविधान की आवश्यकता मुख्य के कारण क्या है? संविधान की आवश्यकता के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं कि हमें संविधान चाहिए? तो उसके हैं शासन के नियम और दिशा निर्देश। संविधान ये तय करता है कि देश की जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी होगी और सरकार काम कैसे करेगी। नागरिकों के अधिकार भी दिए हैं, इसमें कर्तव्य भी हैं नागरिकों के। इसमें मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, और कर्तव्य ये स्पष्ट कराते हैं कि नागरिकों के अधिकार तो हैं ही, साथ में उनके देश के लिए भी कोई कर्तव्य भी हैं। शक्तियों का दुरुपयोग होने से रोकता है। कैसे? संविधान में ऐसी व्यवस्था होती है कि जिससे सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके, यानी कि आप कितनी भी पावर में चले जाओ फिर भी आप उसको मिसयूज नहीं कर सकते हो। आपको संविधान के अकॉर्डिंग रहकर ही काम करना पड़ेगा, और सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का संतुलन बना रहे। ये अल्पसंख्यकों की रक्षा भी करता है, और ये सुनिश्चित करता है कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, खास करके अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो है वो रक्षा और शांतिपूर्ण से वो रह सकें। और समाज में व्यवस्था और न्याय भी बनाए रखता है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह प्रदान करता है जिस पर सभी सहमत होते हैं, यानी जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी सहमत हो सके, जिससे समाज में व्यवस्था और न्याय बनाया जा सके, बनाकर उसको रखा जा सके। किसको? व्यवस्था को, न्याय को। आदर्शों और सिद्धांतों की स्थापना इससे होती है संविधान से। यह देश के उन आदर्शों और सिद्धांतों को स्थापित करता है जिनके अनुसार हर नागरिक को जीना चाहिए। कानून का शासन यहाँ है, तो संविधान कानून के शासन को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ आप देखोगे पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं 2 आर्थिक गतिविधियों के नाम लिखने आपको। तो कौन कौन से हैं? ये है पालमपुर में, पहले तो खेती की जाती है, ये 35 नंबर का मैं आपको दिखा रही हूँ। और उससे पहले मैं आपको जो है आपके क्वेश्चन पेपर पे लेकर चलती हूँ आपके। ये 28 नंबर का आपका अनुच्छेद है, जो कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसको कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा आपका क्वेश्चन पेपर होता जा रहा है ये। अनूप के देश में शासक दल चुनावों में धांधली के माध्यम से सत्ता प्राप्त करता है। बताइए क्या आप अनूप के देश को लोकतांत्रिक देश मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर चुनावों में धांधली होती है तो अनूप का देश लोकतांत्रिक देश नहीं है। आप यहाँ पर लिखिएगा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, आकाश के देश में चुनाव समय पर होते हैं परंतु सभी नागरिकों के मत का मूल्य समान नहीं है। बताइए क्या आप अवकाश के देश, मतलब ये जो सॉरी अवकाश नहीं, आकाश के देश को लोकतांत्रिक देश मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। क्यों? अब इसके आकाश के देश में चुनाव समय पर होते हैं लेकिन सभी नागरिकों के मत का मूल्य समान नहीं है, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों है? क्योंकि जब वहाँ पे भले समय पर चुनाव हो रहे हैं,
और अमीरों के लिए अलग तरीके से वोट को गिना जा रहा है, गरीबों के लिए अलग तरीके से। मूल्य समान ही नहीं है तो वहाँ पर निष्पक्ष रूप से तो चुनाव हो ही नहीं सकते। फिर लोकतंत्र के समर्थन में आपको कोई दो तर्क देने हैं। तो अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसकी होती है? चुने हुए प्रतिनिधियों की होती है। तो हम इसको पहला पॉइंट बना लेते हैं। फिर लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार के समान अवसर हों। इसको हम दूसरा पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, और ये है हमारा 36.3 का क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब आगे देखेंगे हम दूसरा क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर से वही कथन और कारण वाले आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। डायरेक्ट अभिकथन पढ़ते हैं। ए, जापान एक विकसित देश बिल्कुल है। जापान ने मानव संसाधन पर निवेश किया है, बिल्कुल 100% सही है। तो ये है ए, इसका आंसर आएगा। अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? तो बैंकों में काम करना, अपने बच्चों को पढ़ाना, बिना मतलब आर्थिक क्रिया का मतलब है जो इसमें कमाई नहीं होती। बाजार में बेचने के लिए सब्जियां उगाना, फैक्ट्री में काम करना। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाना जो है वो एक गैर आर्थिक क्रिया है। 31 का आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित सही विकल्प आपको बताना है? तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए आपको पशुपालन है, परिवहन नहीं है, खनन है और आपका बैंकिंग नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड। आप इसमें देखो कि कहाँ पर आपका दिया हुआ है, बी वाला। थर्ड और फर्स्ट सही है। फिर बी वाला इसमें हो जाएगा मानव पूंजी। मानव जो है वो एक पूंजी भी है, और क्यों है ये भी आप बताएंगे। यह अधिक संख्या में उपलब्ध है, नहीं। इसमें ज्ञान और कौशल है, बिल्कुल सही। इसे काम के बदले में पैसे मिलते हैं, बिल्कुल गलत। वह सर्व सुलभ है, ये भी बिल्कुल गलत। तो आंसर आपका क्या है? इसमें ज्ञान और कौशल है। अनूप एक मछुआरा है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करता है? अगर वो मछुआरा है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है। कार्यशील पूंजी का उदाहरण, कार्यशील पूंजी का उदाहरण क्या होगा आपका? जो कार्यशील पूंजी आपकी उपकरण, मशीनें, कच्चा माल या भवन। तो कार्यशील पूंजी आपकी हो जाएगी मशीनें। और अब देखेंगे हम ये जो कच्चा माल है ये आपका कार्यशील पूंजी में आएगा, ये उपकरण मशीनें नहीं आएंगी। पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं दो आर्थिक क्रियाओं के बारे में हम 35 नंबर का क्वेश्चन आपको रिटर्न में दिखाते हैं, वहां पर ले चलते हैं अपनी पीडीएफ पर। पालमपुर में की जाने वाली दो आर्थिक क्रियाएं हैं, एक तो खेती हो गई यानी कृषि, और डेयरी। यह पालमपुर की जो 75% आबादी है वो अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करती है। 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। लोग अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुविध खेती और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अच्छी सिंचाई सुविधाएं और उच्च पैदावार देने वाले बीज होते हैं, जिनको हम HYV के नाम से जानते हैं। डेयरी नंबर 2 पर आती है। यह एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है जिसमें लोग गाय, भैंस आदि पालते हैं और उनसे प्राप्त दूध को बेचते हैं। दूध और दूध से बने उत्पादों को स्थानीय जो बाजार हैं उनमें बेचा जाता है या फिर कस्बों में बेचा जाता है। नंबर 36 देखिए, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। इस कथन के समर्थन में आपको उपयुक्त तर्क देना है। तो वो है, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी के कई सारे कारण हैं। जैसे बड़ी और बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसकी वजह से जितने भी लाखों छात्रों के स्नातक होने के बाद नौकरी के प्राप्त जितने पर्याप्त अवसर होने चाहिए वो नहीं है। इसके अतिरिक्त शिक्षा की प्रणाली में कमियां हैं, जहां डिग्री के बावजूद छात्रों के पास उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल है ही नहीं, स्किल्स है ही नहीं उनमें। डिग्रियां तो मिल गई, स्किल्स नहीं है। प्रश्न नंबर 37 का ए देखेंगे, ये भी आपको अथवा करके दिया हुआ है, इनमें से एक आपको करना होगा। बेरोजगारी को दूर करने के उपाय बताने हैं।
तो बेरोजगारी को दूर करने के कई सारे उपाय हैं, जिनमें कौशल विकास, शिक्षा, कौशल यानी स्किल्स को डेवलप करो, शिक्षा दो, उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित करो और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन शामिल इसके अंदर है। इसके अतिरिक्त श्रम प्रधान यानी जो मेहनत मजदूरी प्रधान उद्योग, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, कृषि का विविधीकरण करना यानी कि उसको एक टेक्नोलॉजी के अनुसार कृषि होनी चाहिए, उसको विविध मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करना। और सूक्ष्म और लघु जितने भी मध्यम उद्योग हैं, उद्यम यानी कि जो जितने भी MSME होते हैं, उससे उनको सहायता देना जो है वो प्रभावी तरीके में आता है। सरकार भी विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से रोजगार के अवसर जो है वो भूमिका जो है उसमें निभाती है और प्रदान भी करती है। और इसी में ही है कौशल विकास पर ध्यान दें, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दें, शिक्षा और उद्योगों के बीच सहयोग करें, उद्यमिता को प्रोत्साहन दें, उद्यमिता यानी कि जितने भी बिजनेस वगैरह है उसको वो प्रोत्साहन दे, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन मिले, बुनियादी ढांचे का विकास हो, सार्वजनिक निजी भागीदारी हो, रोजगार सृजन की योजनाएं हो, स्टार्टअप के लिए भी समर्थन मिलना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण भी होनी चाहिए। डिजिटल को अपनाना, डिजिटल यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाया जाना चाहिए, सभी लोग उसका इस्तेमाल करें। कृषि और ग्रामीण का विकास हो। आपको 37 का 20 में आंसर क्वेश्चन देखिएगा। पहले मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है। तो मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की भूमिका क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानेंगे कि यह व्यक्तियों को कुशल यानी कि बहुत एक्सपर्ट बनाएगी, स्किल्स डेवलप होंगे, उत्पादकता जो है उत्पादक और सशक्त भी बनाएगी। मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की भूमिका क्या है, तो कौशल और उत्पादकता की में वृद्धि करती है, सशक्तिकरण और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है, बेहतर रोजगार और आय का साधन जो है मानव पूंजी में शिक्षा बनती है। नवाचार और समस्या समाधान, सामाजिक और आर्थिक विकास, अच्छी नागरिकता, सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य और स्वच्छता। फिर इसका 38 नंबर जो है वो आपका अनुच्छेद पर आधारित है। तो आपको मैं आज डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, अनुच्छेद आपको अभी ले चलूंगी आपकी PDF पर, मॉडल पेपर पर। तो उत्तर इसमें जो पूछा गया होगा वो ये पूछा गया है कि हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई और एक कृषि परिवर्तन अवधि ये कहलाई। दूसरा इसका आंसर कि हरित क्रांति जो है उसमें सबसे जो फसल थी वो कौन सी थी, वो थी गेहूं। थर्ड इसका क्वेश्चन का आंसर होगा हरित क्रांति को संभव बनाने वाले कारक उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों यानी HYV जो है का विकास और उपयोग, आधुनिक कृषि तकनीकों का अपनाना और बेहतर सिंचाई की सुविधाएं हैं उनका विस्तार करना, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग करना है।